हेलो बच्चों, कैसे हो? और सब ठीक हो? बढ़िया। देखिए, आज हमारी ये तीसरी क्लास है और मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछली दोनों क्लासें देख ली होंगी। ठीक है। तो जहाँ हमने पहली क्लास में अपने सिलेबस को बताया था और अरब आक्रमण के बारे में पढ़ा था, वही हमने दूसरी क्लास में भारत में होने वाले पहले तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ा था। तो अब हम शुरू करते हैं भारत में होने वाला दूसरा तुर्क आक्रमण। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, एक छोटा सा करेक्शन है कि मैंने कल की वीडियो में एक उत्वी को लिखा था पूर्व का होमर। उत्वी को मैंने पूर्व का होमर लिख दिया था, तो ये उत्वी ना होकर के फिरदौसी का टाइटल है। बस एक इतना सा इसमें करेक्शन है, ये उत्वी ना होकर के फिरदौसी का टाइटल है। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है और हम कह कुछ देते हैं, तो इसी वजह से ये स्लिप ऑफ टंग है। तो इसके लिए मैं आई एम सॉरी अबाउट इट। बट लेकिन मैं जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, तो मैं आपको अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को सही कर लेना बस। ठीक है। और एक फैक्ट और लिख लेना, कल की वीडियो में ही, कल की क्लास में, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। ठीक है। सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी। ठीक है। बस ये पॉइंट एक नया है, ये लिख लेना, इस पॉइंट को लिख लेना। ठीक है। आगे हम शुरू करते हैं भारत पर होने वाला दूसरा तुर्क आक्रमण। भारत पर होने वाला दूसरा तुर्क आक्रमण। भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण। भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण। तो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। तो अब हम इसकी जानकारी पढ़ेंगे, तो इसे ऐसे ही तोड़ लेते हैं जैसे हमने महमूद गजनबी को पढ़ा था। पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, फिर भारत पर होने वाले आक्रमण पढ़ेंगे, फिर इसके समय के लेखक पढ़ेंगे, लेखक और उनकी पुस्तकों के नाम है। एक दो लेखक हैं इसके समय के। ठीक है। ये लेखक खास करके, ये एक प्रकार के, इनकी किताबें एक प्रकार से स्रोत होती हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए। अभी हम इस टॉपिक के बाद एक काम और करेंगे जो हमारे टॉपिक में नहीं है, वैसे खास करके हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक टॉपिक और है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे पढ़ें, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है। तो अब वो उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि किसी किताब का नाम दे दिया तो उससे लेखक पूछ लिया, किसी लेखक का नाम दे दिया तो उसकी किताबों के नाम पूछ लिए। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन इस टॉपिक के बाद। ठीक है। जब हम दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे तो उससे पहले हम दिल्ली सल्तनत और मुगल भारत को जानने के स्रोत पर भी एक निगाह डाल लेंगे। क्लियर? और इसमें खास करके चंद्रबरदाई को और देखेंगे। चंद्रबरदाई
मोहम्मद गौरी, साथ साथ लिखते जाना बच्चों। मोहम्मद गौरी, इसका परिचय क्या है वो देखेंगे पहले। एक परिचय, इसके पिता का नाम था अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन कहां का निवासी था ये? गौर प्रदेश का निवासी था। गौर प्रदेश का निवासी, गौर प्रदेश का निवासी था। गौर प्रदेश का निवासी, इसीलिए ये क्या कहलाया? गौरी। इसीलिए क्या कहलाया? गौरी। इसके पिता ने अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी को भी जीत लिया था। गजनी को भी जीत लिया था। ठीक है। इसका वंश क्या था? शंशवनी, शंशवनी तुर्क। ये वंश का नाम पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का वंश क्या था, क्योंकि लोग मोहम्मद गौरी को ज्यादातर गौरी वंश का मानते हैं। ठीक है, लेकिन गौर उसकी जगह का नाम था, तो इसीलिए उसे गौरी कह देते हैं। लेकिन इसका जो वंश का नाम था वो था शंशवनी तुर्क, शंशवनी वंश का था। क्लियर? इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था इसका? इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन साम मोहम्मद बिन साम शाहबुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम शाहबुद्दीन गौरी। इसका वास्तविक नाम कह लीजिए या पूरा नाम कह लीजिए, तो मोहम्मद बिन शाम शाहबुद्दीन गौरी। ठीक है। और इसका जो राजकीय नाम क्या था? राजकीय का अर्थ है कि जिस नाम से ये गद्दी पर बैठा, राजकीय नाम, जिस नाम से गद्दी पर बैठा, या इसकी उपाधि, जिस उपाधि को धारण करके ये गद्दी पर बैठा, वो नाम क्या था? वो था मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। वो नाम क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, आगे देखिए। अब अच्छा, एक बात और, एक गौर प्रदेश कहां था? तो ये था अफगानिस्तान में। कहां पे था? अफगानिस्तान में। ठीक है। अब 1173 में गद्दी पर बैठा और 1175 में ये 1173 में गद्दी पर बैठा। अब एक नई हेडिंग डालिए, भारत पर किए गए गौरी के आक्रमण। ठीक है। इसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। इस भाषा को लिखते जाना, तो इससे आपके दोनों प्रकार के क्वेश्चन हल होते जाएंगे, चाहे तो डिस्क्रिप्टिव आ जाए
या ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक है। तो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया, और मुल्तान में किसका शासन था? करमाथिया, करमाथिया मुसलमानों का शासन था। क्लियर? तो मुल्तान पर आक्रमण करके इसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अब 1178 में इसने अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा या उसका एक और नाम और था, अनहिलवाड़ा का एक और नाम और था नाहरवाला, नाहरवाला या पाटन, अनिलवाड़ा, नाहरवाला या पाटन, बात एक ही है, पर आक्रमण किया। इस समय यहां का शासक मूलराज द्वितीय था, जो चालुक्य वंश का था, जो चालुक्य वंश का था, जो चालुक्य वंश का था। इसका सेनापति भीम द्वितीय, इसका सेनापति भीम द्वितीय इसका भाई था, इसका सेनापति भीम द्वितीय इसका भाई था। इनकी संरक्षिका, इनकी मां थी, इनकी माता थी नायका देवी, नायका देवी, ठीक है। 1178 में बात लेते जाइए, नोट करते जाइए। 1178 में इस आक्रमण में, इस आक्रमण में गौरी की हार हुई, गौरी की हार हुई, गौरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन इसकी मां नायका देवी के कहने पर, लेकिन इसकी मां नायका देवी के कहने पर इसे छोड़ दिया गया। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि मोहम्मद गौरी को हराने वाला भारतीय शासक कौन था? मूलराज द्वितीय। कौन था? क्योंकि शासक तो मूलराज ही माना जाएगा ना, भले ही सेनापति कोई भी हो, लेकिन शासक तो मूलराज ही माना जाएगा। जो राजा है वही तो शासक माना जाएगा, भले ही सेनापति कोई भी हो, ठीक है। तो गौरी को हराने वाला, गौरी को हराने वाला, गौरी को हराने वाला भारतीय शासक मूलराज द्वितीय। हाँ, अगर ऑप्शन में मूलराज द्वितीय नहीं है, अगर ये विकल्प में नहीं है, तो फिर भीम द्वितीय पर लगाएंगे, ठीक है। अगर मूलराज द्वितीय ऑप्शन में नहीं है, तो फिर भीम द्वितीय पर हम इसका टिक लगाएंगे। क्लियर बात साफ हुई? ठीक है। कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना ग्रुप में, ठीक है। ग्यारह सौ उन्यासी में 1179 में पेशावर पर अधिकार कर लिया, पेशावर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब देखिए इस समय, अब जब गौरी भारत के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा था या आक्रमण कर रहा था, तो इस समय एक दूसरा शासक और था गौरी के समानांतरी, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। जो अजमेर दिल्ली वाला जो एरिया था, इस पूरे एरिया में चौहान वंशी शासन था। आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा चौहान वंश को।
ठीक है, तो चौहान वंश शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इसका वास्तविक नाम था राय पिथौरा। ठीक है, अब मैं यहां इनकी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपने पहले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, अच्छे से जाना होगा, तो इसीलिए हाँ, अगर किसी को डाउट रह गया हो पहले सेमेस्टर का जो भी, तो यहां पूछ सकता है। अब क्या होता है, ग्यारह सौ इक्यानवे की बात है, जब गौरी पंजाब को जीत चुका था, मुल्तान में अपना अधिकार जमा चुका था, पेशावर को जीत चुका था, लाहौर तक उसकी सेना आ गई थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब गौरी का साम्राज्य, गौरी के जीते हुए राज्य और पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा आपस में मिल रही थी, तो अब जाहिर सी बात है जहां सीमा मिलती है तो वहां युद्ध होता ही है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ रही थी और युद्ध हुआ भी। तो 1191 में पहला युद्ध हुआ। हरियाणा के करथल में एक जगह है तरावड़ी, जिसे कहा गया तराइन का पहला युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। गौरी गजनी वापस चला गया। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है, कन्नौज आज यूपी में है, तो कन्नौज का शासक था जयचंद। कन्नौज का शासक था जयचंद। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ठीक है, लेकिन जब संयोगिता का स्वयंवर हुआ तो पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। इसीलिए पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर लिया, या उसे भगा के ले गया, ऐसे कह लीजिए, अपहरण कर लिया, संयोगिता का अपहरण कर लिया तथा शादी की, जिससे जयचंद ने अपना अपमान माना तथा वह पृथ्वीराज का शत्रु बन गया। ठीक है, अब ये जो संयोगिता प्रकरण है, संयोगिता प्रकरण यह हमें कहा मिलता है? चंद्रबरदाई की पुस्तक में, जिसका नाम है पृथ्वीराज
रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। इसी बीच इसके बाद 1192 में गौरी फिर से भारत आता है और इस बार जयचंद गौरी का साथ देता है। पृथ्वीराज पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मार दिया था, ठीक है, कुछ कहते हैं कि बंदी बना लिया था। तो यहां हसन निजामी एक उसी के समय के इतिहासकार हैं, गौरी के समय के, वो कहते हैं कि पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया था, मारा नहीं गया था। और गौरी की अधीनता में पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन भी किया था, ठीक है। अब बात आगे आती है कि इतिहासकार तो सिर्फ यही दो युद्ध मानते हैं, 1191 और 92 का, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में इस बात का वर्णन है, यह बात लिखी हुई है कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किए, जिसमें 16 बार पृथ्वीराज ने माफ कर दिया, लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज की हार हुई और उसे बंदी बना करके गजनी ले गया। अगली बात इसमें यह आती है, चंद्रवदाई लिखता है अपनी किताब में कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान पृथ्वीराज को भी तीरंदाजी में खिलाया गया, जहां यह बात मशहूर थी कि पृथ्वीराज शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं। शब्दवेदी बाण का अर्थ है कि जहां से सुने आंखें बंद करके ही उसी दिशा में बाण का चलाना और अपने लक्ष्य पे जाकर के बाण का लगना, ठीक है। अब इस काम में चंद्रवरदाई पृथ्वीराज की मदद करते हैं। वो एक 4 पंक्तियां लिखते हैं। अगर ये 4 पंक्तियां आ भी जाए कि ये 4 पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं, 2 पंक्ति सॉरी, ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं, मैं लिख रहा हूं पंक्तियां यहां। चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, चूके मत चौहान। तो ये पंक्तियां चंद्रवरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है। तो इतना सुनकर के ही पृथ्वीराज चौहान बाण चला करके गौरी का अंत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। वे सिर्फ 2 ही युद्धों का वर्णन करते हैं।
क्लियर। अजमेर में कुछ सिक्के, अजमेर में कुछ सिक्के अजमेर में कुछ सिक्के गौरी की अधीनता में चलाए गए, जिन पर लक्ष्मी की मूर्ति और देवनागरी में, देवनागरी लिपि में और देवनागरी लिपि में और देवनागरी लिपि में श्री मोहम्मद शाम, श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। क्लियर। अब आगे देखिए, अब एक साल आती है 1194 की। ठीक है। तो इस समय कन्नौज में शासक था जयचंद। तो जयचंद गौरी के लिए खतरा बनता जा रहा था। तो उसे समाप्त करने के लिए गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। डेट ध्यान रखना 1194, स्थान ध्यान रखना चंदावर, इटावा और कन्नौज के बीच में है चंदावर। ठीक है। क्लियर। और इस युद्ध के बाद गौरी वापस चला गया गजनी। चला गया और भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अपने दास और अपने दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया था। क्लियर। अब गौरी वापस आता है 1205 में। गौरी वापस आता है 1205 में। गौरी वापस 1205 में आता है, जो पंजाब में खोखरों के विरुद्ध उसका अंतिम अभियान था। यानी कि भारत में गौरी का अंतिम अभियान पंजाब में हुआ था, खोखरों के विरुद्ध हुआ था। क्लियर। जिसमें गौरी घायल भी हो जाता है और 1206 में कुछ समय बाद गौरी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। ठीक है। अब आगे देखिए कि गौरी के ऐबक के अलावा
और भी दास थे जो उसके सेनापति भी थे। यल्दोज, ये ऐबक हो गया, यल्दोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी। तो ऐबक को क्या मिला था? दिल्ली, लाहौर, पंजाब, अजमेर का क्षेत्र। यल्दोज को क्या मिला था? गजनी वाला एरिया, गजनी का क्षेत्र। कुबाचा को क्या मिला था? सिंध और मुल्तान। बख्तियार खिलजी, इसने क्या किया कि 1202 से लेकर के 1205 तक पूर्वी भारत की ओर अभियान किए, जिसमें इसने बिहार और आधा बंगाल जीत लिया था। बिहार और आधा बंगाल जीत लिया था। इस समय बिहार का शासक था लक्ष्मण सेन, जो सेन वंश का था। ठीक है, 1205 में ही, 1204-5 में ही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। ये दोनों ही विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के विश्वव्यापी, विश्वविख्यात केंद्र थे। विश्वविख्यात केंद्र थे। अब ये तो हुए भारत पर किए गए गौरी के आक्रमण। ठीक है, अब कुछ बातें और भी हैं, कुछ फैक्ट हैं। बेसिकली 1192 में, लिखिए इसमें, गौरी के समय 1192 में गौरी के समय चिश्ती सूफी संप्रदाय के प्रमुख मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और अजमेर में अपनी खानकाह का बसाव किया। खानकाह का अर्थ है कि वह स्थान जहां सूफी
रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऋषि मुनि जैसे अपने आश्रम में रहते हैं, ऐसे ही सूफी जहाँ रहते हैं उस जगह को कहते हैं खानका। ठीक है, जहाँ ऋषि रहते हैं उसे कहते हैं आश्रम, जहाँ सूफी रहते हैं उसे कहते हैं खानका। ठीक है, और इनकी दरगाह कहाँ पर है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में ही है, अजमेर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट और है इसमें। पहले गौरी ने अपना कार्यालय या अपनी राजधानी, भारतीय क्षेत्रों की अपनी राजधानी अजमेर में बनाई थी, अजमेर को बनाया था। लेकिन 1191 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, क्लियर? मोहम्मद गौरी ने, एक पॉइंट और लिख लीजिए, मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए वो 56 ग्रेन के थे, भारतीय सिक्कों के अनुरूप थे। वो 56 ग्रेन के थे, भारतीय सिक्कों के अनुरूप थे, और उनका नाम दिल्ली वाला था, उनका नाम दिल्ली वाला था। क्लियर? मोहम्मद गौरी की चीजें हमने आज पढ़ ली हैं। अगली क्लास में ऐबक से चीजें शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारत को जानने के स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ किताबें हैं और उनके लेखकों के नाम हैं, जहाँ से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर? चलिए, अच्छे से रहिए, ठीक से रहिए, बढ़िया से रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और हाँ, क्लासें पूरी देखा करिए। ठीक है, चलिए, ख्याल रखिए अपना अच्छे से। ठीक है।